नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। सबसे पहले बात सीहोर की। सीहोर के एक निजी होटल में आज शिवराज कैबिनेट की डेस्टिनेशन बैठक हुई है, जिसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की प्रगति पर चर्चा और मंथन किया गया। साथ ही रेवेन्यू बढ़ाने पर भी बात हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा है कि आप सभी के सहयोग से कोरोना नियंत्रण में है। हमें संभावित तीसरी लहर को भी काबू करना है, साथ ही राजस्व भी बढ़ाना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार है, जिसे अपने अपने विभाग में लागू करना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन जरूरी है, लिहाजा इसे जन अभियान बनाना है। प्रदेश में वैक्सीनेशन रिकॉर्ड समय में पूरा करना है। स्थानीय निकायों में निर्वाचन के संबंध में भी बैठक में चर्चा की गई। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने सीएम राइज स्कूल की संकल्पना की मांग रखी। उन्होंने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए जिला और ब्लॉक मुख्यालय में इन स्कूलों की शुरुआत करने की मांग की। गरीब किसान, माताएं बहनें और बच्चे, उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं हमने बनाई। उन पर किसानों पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अनेकों चीजें हमने की है और क्या सोचा जा सकता है। वैक्सीनेशन सुरक्षा चक्र है, जीवन बचाने का अभियान है और इसलिए इसको कैसे बहुत ढंग से इसको हम कर पाए एक निश्चित समय सीमा में पूरा, उस पर हमको आज विचार करके ढंग से मध्य प्रदेश कोविड के संक्रमण को रोकने में एक मॉडल के रूप में सामने आ गया। वैक्सीनेशन में हम मॉडल कैसे बन जाए, इसके बारे में हमको चर्चा करनी है। सीहोर के एक निजी होटल में एक तरफ शिवराज कैबिनेट की डेस्टिनेशन बैठक चल रही थी, वहीं दूसरी ओर होटल के बाहर आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में होटल के बाहर जमा हुई आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने वेतन बढ़ोतरी की नियमितीकरण की मांग की। अपनी इसी मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। और मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। यह बैठक में तय हुआ कि बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को लेकर जन्म दिवस तक 23 जून से 6 जुलाई तक वृक्षारोपण अभियान चलाएगी, जिसके तहत हर बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ता 11-11 वृक्ष लगाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय संगठन के आह्वान पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत बीजेपी हर बूथ पर टीकाकरण युक्त अभियान चलाएगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस और उनके जन्म दिवस के जो हमारा अभियान है, जो 23 जून से 6 जुलाई तक चलेगा, उसमें वृक्षारोपण का अभियान हमने व्यापक तौर पर लिया है। प्रत्येक बूथ पर 11 वृक्ष लगाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज भोपाल स्थित बीजेपी दफ्तर में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली है। इसमें पार्टी के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। प्रदेश में यह तय हुआ है बैठक में कि बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर जन्म दिवस तक, यानी कि 23 जून से 6 जुलाई तक वृक्षारोपण अभियान चलाएगी, जिसके तहत हर बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ता 11-11 वृक्ष लगाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय संगठन के आह्वान पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत बीजेपी हर बूथ टीकाकरण युक्त अभियान चलाएगी, ताकि लोग टीका लगाने के लिए जागरूक हो सकें और टीका लगवाएं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर बूथ पर कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में संगठन महामंत्री सुहास भगत और सह संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद रहे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, चाहे वो टीकाकरण की बात हो, वृक्षारोपण की बात हो, या फिर पार्टी के और संगठन के काम को नीचे तक ले जाने के लिए बलिदान दिवस से लेकर जन्म दिवस तक 23 जून से 6 जुलाई तक ये प्रोग्राम चलेगा। देखिए, बीजेपी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव मोड में रखने के लिए जानी जाती है और
पिछले कुछ दिनों से कोविड के कारण जिस तरह राजनीतिक गतिविधियां बंद हुई थी, उसके बाद से लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता ये चाह रहे थे कि कार्यकर्ताओं को एकजुट करके उनको काम में लगाया जाए। और आज बीजेपी ने एक अपनी बैठक की है, बड़ी बैठक की है, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों के साथ वी.डी. शर्मा ने और संगठन महामंत्री सुहास भगत ने मंथन किया और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की है। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को आने वाले 3 महीने तक के प्रोग्राम दे रही है और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है वृक्षारोपण का अभियान। बीजेपी हर बूथ पर 11-11 पौधे लगाने की जिम्मेदारी अपने कार्यकर्ताओं को दे रही है। इसके अलावा वैक्सीनेशन के लिए बीजेपी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को तैयार किया है कि हर बूथ पर वैक्सीनेशन अनिवार्य करने के लिए लोगों को जागरूक करें, वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को जागरूक करें, वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करें, ताकि उस बूथ पर सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हो और कोरोना से लड़ने के लिए जिस तरह वैक्सीन जरूरी है, वो एक जो सरकार की उम्मीद है उस पर बीजेपी के कार्यकर्ता खरे उतर सके। इसके साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता आपको आने वाले समय में स्वयंसेवक, स्वास्थ्य स्वयंसेवक भी बनते हुए दिखाई देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो या फिर युवा कार्यकर्ता हो, वो स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनकर कोविड जैसी महामारी या अन्य बीमारियों में लोगों की सहायता करते हुए नजर आएंगे। और बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों की बात करें तो आने वाले महीने में बीजेपी कई कार्यक्रम हाथ में ले रही है, जिसमें वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, आपातकाल की जो बरसी का प्रोग्राम है, आपातकाल की बरसी हर साल बीजेपी मनाती है और इस दिन आपातकाल को लेकर लोगों को बताया जाता है कि किस तरह आपातकाल लगा था और उस समय क्या यातनाएं सही गई थी। हमारे नेताओं के द्वारा आपातकाल में जो लोग मीसाबंदी जो बंद थे उनको याद किया जाता है, उनकी उस समय की जो वेदनाएं हैं उसको बताया जाता है। तो आपातकाल की बरसी पर भी कई कार्यक्रम बीजेपी आयोजित करने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीजेपी हर मंडल स्तर पर कार्यक्रम करने जा रही है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। तो आज सत्ता एक तरफ सीहोर में मंथन कर रही थी आने वाले रोडमैप को लेकर, तो संगठन बीजेपी दफ्तर में रोडमैप को लेकर मंथन कर रहा था। और अभी जिस वक्त हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, इस वक्त भी बीजेपी के तमाम जिलाध्यक्ष वर्चुअल बैठक के जरिए वी.डी. शर्मा के साथ ये जो कार्यक्रम है इनको आगामी समय में कैसे इसको जमीन पर उतारें उस पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए विवेक, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन के तथाकथित भ्रष्टाचार के मामले में दिग्विजय सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हो गए हैं। दिग्विजय सिंह ने लिखा है, देखो ये दीवानों, तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। भूमि खरीदी में 16 करोड़ का घोटाला है तो हजारों करोड़ मंदिर निर्माण में जो चंदा उगाया गया है उसमें मौजूदा ट्रस्ट जिसमें बीएचपी के पदाधिकारी मोदी जी द्वारा मनोनीत सदस्य हैं, वे कितना और भ्रष्टाचार करेंगे अंदाजा लगाएं। गौरतलब है कि रविवार को राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन के मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनके आधार पर कहा जा रहा है कि चंद मिनटों में ही 2 करोड़ की जमीन की कीमत बढ़कर 18 करोड़ की हो गई और राम मंदिर ट्रस्ट ने इस जमीन को खरीदा है। ये दस्तावेज 18 मार्च को हुई जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के बाकी नेता भी अब इस मुद्दे पर मुखर है, वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं पर करारा प्रहार किया है कि आरोप दस्तावेजी हैं। ट्रस्टी चंपत राय इससे बच नहीं सकते हैं। वे कितनी भी अपनी सफाई जनता के बीच दें, मगर वह कामयाब नहीं होती दिखाई दे रही है। अयोध्या में जमीनी खरीदी में 16.5 करोड़ का 2 घंटे में फर्क आ गया है, 2 दिन में फर्क आ गया। तो ये निश्चित तौर पर एक जांच का विषय है और इसकी पूरी जांच कराई जानी चाहिए। ये दिग्विजय सिंह, सपा, बसपा, आप और कांग्रेस ये हिंदुओं के वेश में औरंगजेब और बाबर हैं। ये ध्यान रखिए, ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में हिंदू जब एक होगा तो ये जाति के नाम पर संघर्ष करेंगे। ग्वालियर के सागर ताल में 33 केवी सब स्टेशन पहुंचे ऊर्जा मंत्री, वहां रखी शराब की खाली बोतलें देखकर भड़क गए। उन्होंने तत्काल एई रजनीश कुमार को कॉल करके कार्रवाई करने को कहा। दरअसल जब ऊर्जा मंत्री सब स्टेशन का जायजा ले रहे थे उसी दौरान उनके पैर से शराब की खाली बोतल टकरा गई। इसके बाद उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो ट्रांसफार्मर के आगे पीछे कई शराब की बोतलें वहां मिली। इसके बाद कर्मचारियों को फटकार लगाई, अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए।
निरीक्षण के दौरान मैंने जो पाया कि वहाँ पे शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं जो नहीं रहनी चाहिए। कैंपस सरकारी कैंपस है, उसके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और ऐसी घटनाएं कहीं दूसरी जगह न मिलें, यह भी सुनिश्चित करें। और मध्य प्रदेश में अवैध खनन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए सरकार पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा है कि प्रदेश में इस कोरोना काल में भी अवैध रेत उत्खनन के मामले रोज सामने आ रहे हैं। रेत माफिया बेखौफ होकर अवैध उत्खनन कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। तो चंबल क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं रोज सामने आ रही हैं। ये ट्वीट में लिखा है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। और मध्य प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों पर सियासत थमती हुई नजर नहीं आ रही है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अप्रैल और मई में कोरोना से 1 लाख से ज्यादा मौतों का दावा किया था, जिसके बाद कांग्रेस विधायक और पार्टी पदाधिकारी गांव-गांव जाकर कोरोना से हुई डेथ के आंकड़े जुटा रहे हैं। अगर से कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने तो आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक उनके क्षेत्र में 1346 मौतें हुई है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में पूरे जिले में सिर्फ 68 मौतें दर्ज है। कांग्रेस का दावा है कि जल्द ही कांग्रेस के विधायक अपने क्षेत्र को और जिलों के आंकड़े इकट्ठे करके सार्वजनिक करेंगे, ताकि सरकार के दावों की हकीकत सामने आ सके और हवा निकल सके। कांग्रेस इन आंकड़ों को विधानसभा में भी रखने की बात कर रही है। पूरे मध्य प्रदेश में लाखों लोगों की जान गई है। शमशान घाट कब्रिस्तान के पदाधिकारियों के द्वारा सत्यापित आंकड़े उस समय दिए थे। ये सरकार आंकड़े छिपा रही है। मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में क्राइम है। कांग्रेस की सोच लगातार झूठे आंकड़े परोसने की और उन आंकड़ों झूठे आंकड़ों के दम पर प्रदेश और देश को बदनाम करने की रही है। तथ्यों से परहेज करने वाले, सत्य से दूर केवल और केवल सरकार के विरोध में तमाम प्रकार के उपक्रम करने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार सिस्टम कितना लचर है, इसकी बानगी एक बार फिर से ग्वालियर में देखने को मिली है। जानकर हैरानी होगी कि लंबे समय से कई अस्पताल सिर्फ कागजों में ही चल रहे थे, मगर किसी को भी भनक नहीं लगी। खुलासा तब हुआ जब कोरोना काल में अस्पताल खोजे जाने लगे, तो पता चला कि कागजों में तो ये अस्पताल चलते रहे, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं थी। तो ग्वालियर चंबल में 123 नर्सिंग कॉलेज ने अपने अस्पतालों में 12,300 बिस्तर बताए थे, लेकिन कोरोना की त्रासदी में अधिकतर धोखा दे गए। अब खुद कलेक्टर ने ऐसे नर्सिंग कॉलेज की लिस्ट बनाकर मान्यता रद्द करवाने का प्रस्ताव तैयार किया है। जिला प्रशासन इस बात से भी हैरान है कि बिना अस्पताल के आखिर मान्यता कैसे मिल गई। ऐसे नर्सिंग कॉलेज पे कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अभी कुछ नर्सिंग कॉलेज पे कार्रवाई हुई है, अभी FIR भी 1 आध दिन में हो जाएगी और जो नहीं मानेगा उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। अदरवाइज जितना बेड की कैपेसिटी उन्होंने सैंक्शन लिया गवर्नमेंट से, उतने का हॉस्पिटल रेडी करेंगे। नर्सिंग कॉलेज को लेकर मैंने यह याचिका ये लगाई है कि मध्य प्रदेश में विशेष ग्वालियर चंबल संभाग में सैकड़ों कॉलेज हैं। किसी भी कॉलेज में ना तो हॉस्पिटल की व्यवस्था है, ना वहाँ पे कोई उनका प्रॉपर पढ़ाने की व्यवस्था, केवल कमरों में चल रहे हैं, रूमों में। इनकी जांच की जाए, अगर नियमों के अनुसार संचालित नहीं पाए जाते तो इनका जो अनुदान इनको दिया गया वो जब्त किया जाए। किसी भी नर्सिंग कॉलेज के पास नॉन अटेंडिंग बच्चों को भर्ती करके मरीजों की जान से खिलवाड़ की जा रही है। ऐसे नर्सिंग कॉलेजों को हमारा शासन और IMC परमिशन क्यों देता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और एक नजर बिग न्यूज पर। अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास द्वारा भूमि खरीदी में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि श्री राम स्वयं न्यास है, सत्य है, धर्म है, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। भाजपा नेता और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी विधायकों की प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ से कोलकाता में मुलाकात की और बंगाल में हो रही कई अनुचित घटनाओं से अवगत कराया है। राज्यपाल ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने फिर ममता सरकार पर हिंसा को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि हिंसा का तांडव चल रहा है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को आए हुए 1 माह से अधिक हो गया है, लेकिन किसी भी कैबिनेट की बैठक में हिंसा पर चर्चा नहीं हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2022 में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं। सीएम भूपेश बघेल आज रायगढ़ और जशपुर को करोड़ों की सौगात उन्होंने दी है। सीएम ने करीब 592 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। इस दौरान सीएम ने लाभार्थियों से बात भी की। यूं तो फलों के राजा आम का नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन आम की कुछ किस्म ऐसी भी है जिनके दाम सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जबलपुर में आम की ऐसी किस्म भी उगाई जा रही है जिसके एक नग के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2.5 से 3 लाख रुपए तक है। आम की इस खास किस्म को उसकी अनोखी रेडनेस यानी कि लालपन के कारण एग ऑफ द सन भी कहा जाता है। यह है दुनिया का सबसे महंगा आम, ताइयो नो तामागो। इसे टोरेंगो दी टोमेगो भी कहा जाता है। जबलपुर की चरगवा रोड पर एक किसान ने अपने 12 एकड़ के बगीचे में जापान में मिलने वाले इस महंगे आम की 14 अलग अलग किस्में लगाई है, जिसमें तमागो आम की 54 पेड़ है। एक तमागो आम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2,70,000 रुपए है। जापान में इस आम को पॉली हाउस के अंदर सुरक्षित वातावरण में उगाया जाता है, लेकिन अब इसे जबलपुर की आबो हवा भी भा गई है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसे फलों का राजा आम ना पसंद हो, और आम अगर उम्दा किस्म का है तो उसके दाम कितने भी देने के लिए लोग तैयार रहते हैं। और यकीन मानिए कि जबलपुर में ऐसा आम भी उगाया जा रहा है जिसका दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 से 3 लाख रुपए प्रति नग तक है। टोरेंगो दी टोमेगो नाम की इस वैरायटी, जो कि जैपनीज़ वैरायटी है आम की, वो जबलपुर में उगाई जा रही है। जहाँ तक टोरेंगो दी टोमेगो की बात है, क्या खासियत है साहब इसकी कि दाम इसका सुना कि पिछले साल तो 2 लाख रुपए 2,70,000 प्रति नग तक बिका। सर एक्चुअली ये जैपनीज़ मैंगो है और जापान में इसको पॉली हाउस में सुरक्षित वातावरण में उगाया जाता है। और इसका सबसे जो प्लस पॉइंट कहा जाएगा इसकी अथाह खूबसूरती ना सिर्फ ऊपरी शेल की बल्कि अंदर के इसकी जली जैसे पल्प की भी है। फ्रेगरेंस अथाह है, खूबसूरती बेपनाह है, और उसका जो जेल है, जली जैसा पल्प है, वो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही स्वादिष्ट पल्प है। लगभग 6 वैरायटीज़ ऑफ जैपनीज़ मैंगो यहाँ पर रोपित किए गए थे 3 वर्ष पूर्व। आने वाले भविष्य में हमारे जबलपुर शहर का नाम मैंगो के रूप में बहुत अच्छे से पहचाना जाएगा। यहाँ पर एक उपलब्धि और जुड़ेगी कि जो वर्ल्ड क्लास का मैंगो हमारे जबलपुर शहर में पैदा हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। संकल्प सिंह परिहार से हमने बात की, एक तरह से मैंगो मैन कह सकते हैं, क्योंकि जबलपुर को मैंगो सिटी बनाने की दिशा में वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। टोरेंगो दी टोमेगो को यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं और 21,000 रुपये प्रति नग तक की बोली जो है लग चुकी है। लेकिन वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि कहीं ऊंचे दाम पर ये मैंगो भी बिकेंगे, और उनसे प्रोत्साहित होकर जबलपुर में बड़ी संख्या में लोग इस तरह से आम के बागीचे लगा रहे हैं। देखना लाजमी होगा कि जबलपुर को उसका ये तमगा है कब तक मिलता है। लेकिन फ़िलहाल तो टोरेंगो दी टोमेगो के नाम से और इस फल की वैरायटी के नाम से संकल्प सिंह परिहार और जबलपुर को पहचाना जा रहा है। फिलहाल जबलपुर के अलावा भारत में इस आम की खेती और कहीं नहीं हो रही है। आपको बता दें कि तमागो या टोरेंगो दी टोमेगो लाल रंग का होता है, इस वजह से इसे एग ऑफ सन भी कहा जाता है। यह आम मूलतः जापान के मियाजारी प्रांत में पैदा होता है। पकने के बाद फल जाली में ही गिरकर लटकते हैं। यह आम मार्केट में फलों की दुकानों पर नहीं मिलता, बल्कि इसकी बोली लगती है। नीलामी में सबसे ज्यादा कीमत देने वाले के हाथ ये फल लगता है। फिलहाल इन आमों की बोली 21,000 रुपए प्रति नग लगाई गई है, जो आगे बढ़कर लाखों में हो सकती है। जबलपुर को मैंगो सिटी
का दर्जा दिलवाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे संकल्प सिंह परिहार के फार्म में यूँ तो दर्जनों किस्म के लाजवाब मैंगो हैं, लेकिन टोरेंगो दी टोमेगो की बात ही निराली है, क्योंकि इसके एक आम की कीमत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2.5 से 3 लाख रुपयों की बताई जाती है। हालांकि इस खेती के पीछे अथक परिश्रम छुपा हुआ है, लेकिन ये जो मुकाम आज संकल्प सिंह परिहार ने पाया है, यही वजह है कि वो आज सैकड़ों प्रयोगवादी किसानों के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।